आज हम लोग केमिस्ट्री में कक्षा 10 के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनके प्रकार का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हमें सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया में एक शब्द है अभिक्रिया। सबसे पहले जान लेते हैं अभिक्रिया क्या है। तो अभिक्रिया होती है पदार्थों के संगठन मतलब सब पदार्थों को एक साथ मिलना के संगठन से उसके गुणों में तथा संरचना में परिवर्तन हो जाए उसे अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए अभिक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक पदार्थ है और ये एक और पदार्थ है, इनका ये संगठन हुआ। संगठन से जो बना ये मान लीजिए ऐसा बन गया, तो इससे इसके गुण में संरचना में परिवर्तन हो गया। इसी को जब गुण और संरचना में परिवर्तन हो जाए पदार्थों के संगठन से, तो इसी को अभिक्रिया कहते हैं, यानी इनके मध्य अभिक्रिया हुई है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है नाभिकीय अभिक्रिया और एक और प्रकार होता है इसका रासायनिक अभिक्रिया। पहले नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं। जिसमें परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। अब परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तित होता है, मतलब एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये एक परमाणु है, इसके साथ एक और परमाणु जुड़ा तो परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो गया। अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रसायन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में तत्व भाग लेते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जैसे ZnO, ये हो गया जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएं। ये दो अलग अलग तत्व हैं, इनके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो इससे हमको प्राप्त हो रहा है ZnSO4, जिंक सल्फेट, तथा H2O वाटर। अब जैसे जिंक ऑक्साइड एक तत्व है, इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, संगठन करा रहे हैं H2SO4 का, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जा रहा है और H2O वाटर बन जा रहा है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु लगभग अविभाज्य रूप में भाग लेते हैं तथा इनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं होता है। अब जैसे यहाँ जिंक है, यहाँ पर भी जिंक है, और यहाँ ऑक्साइड है, यहाँ पर भी H2O के साथ ऑक्साइड एक है, H2SO4 है, यहाँ भी H2 है, SO4 है। मतलब इनका निजी स्वरूप नष्ट नहीं हो रहा है, जिंक से कुछ और नहीं बन जा रहे हैं, और इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। अब रासायनिक अभिक्रिया में अब जैसे ये भाग लिए जिंक ऑक्साइड, तो ये अभिक्रिया में सबसे पहले टूटेगा। ये पहले जिंक और ऑक्साइड ये दो अलग अलग टूट जाएंगे पहले। उसी तरह H2SO4 में H2 और SO4 अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद अब इनके में अभिक्रिया होगी और फिर जाके ये जिंक जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और H2 जो है ये O के साथ जुड़ जाएगा
और इस तरह रासायनिक अभिक्रिया होगी और हमें ये उत्पाद प्राप्त होगा। अब रासायनिक अभिक्रिया, अब ये अभिक्रिया होगी कैसे? होगी यहाँ पे जब ताप बढ़ जाएगा या कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा या रासायनिक अवस्था में परिवर्तन होगा, तब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी। अब ये जैसे ये अभिक्रिया है तो इसका नहीं, रासायनिक समीकरण जो होगा, रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण ऐसे लिखते हैं, जो भी तत्व हैं उनके नाम लिख दीजिए। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और इससे जो बना जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस जेल वाटर। तो ये इनके नामों को ऐसे लिख लेना, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसको कह दिए। अब इसी के जो छोटे छोटे सिंबल थे, आसानी से इसको लिखने के लिए और आसानी से याद करने के लिए और छोटा लिखने के लिए सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। उनको कहते हैं, जैसे जिंक का Zn और ऑक्साइड का O प्लस H2SO4 और इससे जो बना जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। ये इनका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। रासायनिक सूत्र के द्वारा ये रासायनिक समीकरण बनेगा। इनको कहते हैं शब्द समीकरण और ये रासायनिक सूत्र द्वारा बने रासायनिक समीकरण है। ये रासायनिक अभिक्रिया थी हमारी ZnO H2SO4। जो तत्व इसमें भाग लेते हैं उसको कहते हैं अभिकारक, और जो इनकी अभिक्रिया हो जाती है रासायनिक अभिक्रिया, उससे जो तत्व बनते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। तो ये हो गए हमारे अभिकारक और ये हो गए हमारे उत्पाद। अब संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे ये ऊपर का समीकरण है हमारा जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4, जिंक सल्फेट प्लस H2O। ये रासायनिक अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड में, अब ये पूरा एक यौगिक है। अब यौगिक में जैसे एक तत्व है, ये जिंक तत्व है, इसकी जो इसमें मात्रा है, जैसे इसमें यहाँ पर एक ही आया है जिंक, तो जिंक की मात्रा एक। अब इधर दूसरे साइड जहाँ उत्पाद बना हुआ है वहाँ पर ये एक यौगिक है, यहाँ पर जो जिंक की मात्रा है वो भी एक है, तो यहाँ जिंक की मात्रा एक हो गई। यहाँ ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो ये हो गया 5 ऑक्सीजन, 5 हो गए। और यहाँ पर भी 4, एक 5, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जो मात्रा है उस सेम है। और फिर यहाँ देख लेते हैं H2 हाइड्रोजन को, यहाँ H2 2 है, यहाँ भी H2 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की भी मात्रा सेम है। अब आता है S यहाँ 1 है, S यहाँ पर भी 1 है, यानी यहाँ पर भी S 1 है, यहाँ पर S 1 है, तो ये भी समान। जैसे यहाँ पर जिंक 1 है, उत्पाद में भी जिंक 1 है, तो जिंक की मात्रा बराबर है। ऑक्सीजन 1 है, 1 और 4 5 है, और इधर भी 5 ऑक्सीजन है, इनकी भी मात्रा बराबर है। और हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इनकी भी मात्रा बराबर है। और ये सल्फ़र दोनों, तो जब सब बराबर होता है तो इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण की शर्त है, जब अभिकारक के यौगिक के तत्वों की मात्रा उत्पाद के यौगिक के तत्वों की मात्रा के बराबर हो जाएगी, तो तभी संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जब ये बराबर नहीं होगा तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब कंकाली समीकरण एक और होता है, उसको जान लेते हैं। कंकाली समीकरण, जैसे मैग्नीशियम के तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्सर्जित होती है, इसको हम कंकाली समीकरण कहेंगे। कंकाली समीकरण संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है। संतुलित करना, चलो। अब जैसे हमारी जो कंकाली समीकरण था Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो ये असंतुलित था क्योंकि Mg 1 था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये असंतुलित है। तो अब इसको संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर Mg 1 है, Mg तो संतुलित है, हमको ऑक्सीजन को ही संतुलित करना है। तो सबसे पहले हमको मात्राओं को लिख लेना चाहिए। Mg जैसे यहाँ 1 है, ऑक्सीजन जो है हमारा 2 है, यहाँ पर Mg 1 है और ऑक्सीजन 1 है।
तो अब जिधर कम होगा उधर हम नंबर्स बढ़ाते हैं। नंबर्स यहाँ बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते। तो अब यहाँ पे पहले 2 कर देते हैं। तो 2 mg करेंगे तो mg जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब इस तरफ आएंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन अब संतुलित हो गया है, मैग्नीशियम संतुलित नहीं है। तो अब mg के आगे लगा देते हैं 2। अब यहाँ तो ये संतुलित है तो इसके आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये संतुलित नहीं है तो यहाँ पर 2 लगा दिए। अब यहाँ पर mg जो हो गया वो हो गया 2 और यहाँ पे कुछ नहीं किए तो ये 2 ही रह गया। अब देखेंगे तो mg 2 है इधर, mg 2 इधर भी है, ऑक्सीजन 2 है इधर, ऑक्सीजन 2 इधर भी है। तो ये अब समीकरण जो है संतुलित हो गया। 2mg + O2 गिव्स 2mgO। तो ये अब संतुलित हो गया है। और इस विधि जिस विधि से इसको किया गया है इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसका एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। अब लेड नाइट्रेट का ट्वाइस, इससे बना लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको संतुलित करके देखते हैं। तब यहाँ पर पहले मात्राएं लिख लेते हैं। तो Pb यहाँ पर 1 है और यहाँ भी Pb 1 है, ये तो पहले से ही बैलेंस। और N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ 3 है तो नाइट्रोजन 3 नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है। यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये 2 है, नाइट्रोजन 1 ही है। और ऑक्सीजन गिन लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और ये यहाँ से गुणा होगा तो ये 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा 5। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन भी बैलेंस करना है, ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है, Pb तो ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए जिधर कम है उधर बढ़ाते हैं। तब PbNO3। अब इधर हमको बढ़ाना है तो इधर देख सकते हैं ऑक्सीजन हमको ऑक्सीजन की एक ही कमी पड़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें तो ऑक्सीजन हो जाएगा पूरा। तो यहाँ सबसे पहले लिख देते हैं 2PbO + NO2 + O2। अब यहाँ फिर से मात्राएं देख लेते हैं। तो यहाँ Pb 1 है, यहाँ Pb 2 हो गया और ऑक्सीजन जो है यहाँ 6 है, यहाँ ऑक्सीजन भी अब 6 हो चुका है, नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है। अब इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए अब यहाँ Pb कम हो गया है तो इधर बढ़ा देते हैं। तो हो जाएगा 2PbNO3 का होल ट्वाइस 2PbO + NO2 + O2। अब इसमें देख लेते हैं। तो Pb जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर Pb 2 है, तो Pb 2 है दोनों साइड, Pb बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गिने तो नाइट्रोजन ये 2 और 2 इधर हो जाएगा तो 2 2 4, यहाँ नाइट्रोजन हो गया 4, यहाँ नाइट्रोजन 1 है तो 1 है तो यहाँ 4 कर दें अगर, तो यहाँ नाइट्रोजन 4 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ था 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ ऑक्सीजन है 12। इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन 2 और ये 2 4 नहीं, ये 2 और 2 का 4 से गुणा करेंगे 8, 8 2 10 और 10 2 12, यहाँ भी ऑक्सीजन 12 है। अतः यह रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो चुका है, यानी 2PbNO3 का होल ट्वाइस इज 2PbO + 4NO2 + O2। अब ये संतुलित हो चुका है। इसी तरह संतुलित किया जाता है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। CH4 + Cl2 gives CCl4 + HCl। इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहले C देख लेते हैं। तो अब ये क्लोरीन है, ये C नहीं है, और यहाँ C है 1, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी ये क्लोरीन है इतना और ये C अलग है, तो यहाँ पर C 1 है, यहाँ पर भी C 1 ही है, ये भी क्लोरीन है, ये Cl क्लोरीन है
ये क्लोरीन है और ये कार्बन है C। H देख लेते हैं तो H है यहाँ 4 और इधर H है 1। और Cl देख लेते हैं, क्लोरीन देख लेते हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन है 4 और एक ये 5, यहाँ क्लोरीन 5 है। सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करके देखते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ का हमें इधर बढ़ाएंगे। तो अगर CH4 यहाँ पर हाइड्रोजन 4 बढ़ा दिए जाए तो अब गणना कर लेते हैं। C पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ा, H यहाँ 4 है, यहाँ भी H 4 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन जो है ये 4 और 4 8 हो गया। तो हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, क्लोरीन को बैलेंस करना है। क्लोरीन जो है इधर कितना कम है, 6 कम है। तो अगर हम यहाँ पर अब इसको बैलेंस करने के लिए CH4 Cl2 CCl4, अब यहाँ पे क्लोरीन है तो यहीं पे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हम अगर 4 लिख दें तो उसके बाद देखते हैं कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर क्लोरीन देखें अब 2 और 4, 4 दूनी 8 हो गए। और यहाँ पर क्लोरीन 1, मतलब ये 4 और ये 4 8, यहाँ भी क्लोरीन। अतः ये बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। रासायनिक समीकरणों में रासायनिक समीकरण जैसे एक लिख देते हैं Na प्लस H2O NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब इसमें इनकी अवस्थाओं, भौतिक अवस्थाओं, जैसे भौतिक अवस्थाएं 4 होती हैं, 4 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो पहला जैसे सॉलिड मीन्स ठोस, ठोस को हम S से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा गैस को हम G से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा लिक्विड को हम L से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा एक और है जली को हम AQ यानी एक्वेटिक इससे प्रदर्शित करते हैं। अब रासायनिक समीकरणों में यह पता करने के लिए कि किसकी भौतिक अवस्था कौन सी है, इसके लिए उनके बगल में लिख देते हैं उनकी भौतिक अवस्थाएं। जैसे सोडियम सॉलिड अवस्था में पाया जाता है तो इसको Na ऐसे लिख देते हैं। H2O जल हमारा लिक्विड है, ऐसे NaOH हमारा जलीय है, मतलब Na है OH है तो जलीय है तो इसको हम AQ, और H2 हमारी गैस है तो इसके आगे G। यही भौतिक अवस्थाएं इसको ऐसे। एक और प्रयोग है कि जब हम अभिक्रिया कर रहे हैं तब उस तत्व की भौतिक अवस्था क्या है। जैसे सोडियम की सॉलिड है, यहाँ H2O की लिक्विड है, और उसके बाद उत्पाद जो बन रहा है उसमें उसकी भौतिक अवस्था कैसी हो गई, जैसे यहाँ एक्वेटिक हो गई, ये गैस हो गया, तो इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और इसके अगली वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार।